नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रिस्पना नदी के किनारे के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। तो हाईकोर्ट ने इस चीज का फैसला दिया था। आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। बस्ती में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रिस्पना नदी के किनारे जो अतिक्रमण था, 414 अतिक्रमण जो है चिन्हित करके ध्वस्त किए गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रिस्पना नदी के किनारे बने अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट से आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सरकारी कर्मचारी यहाँ पे कोई नहीं है, ना विधायक ना आपका पार्षद, कोई भी यहाँ पे नहीं आया हुआ। ये सामान हमारे सर तो आपको तो बाहर पड़ेगा, तो कहाँ जाए बताओ। छोटे छोटे बच्चे हमारे सर कहाँ लेके आए बताओ। नहीं सब हमारे ले जाने को अपने घर गांव की जमीन बेच कर मैंने यहाँ ये बनाया था। यहाँ पे मैं बच्चों की पढ़ाई यहाँ यही पढ़ते हैं बच्चे हमारे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता तुषार का। तुषार, जिस तरह से रिस्पना नदी के किनारे बने अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त किया गया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, ये बड़ी कार्रवाई, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे एनजीटी की रिपोर्ट के बाद कि जो रिस्पना नदी के पास जितने भी ये अतिक्रमण हुए हैं 2016 के बाद उन्हें हटाया जाए। और जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जितने भी 2016 के बाद जितने भी वहाँ पर अतिक्रमण हुए हैं उनको प्रशासन चिन्हित करे, जिसमें से नगर निगम देहरादून के करीब 89 अतिक्रमण उन्होंने चिन्हित किए थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एमडीडीए ने, तो उसमें सबसे अधिक थे, 414 एमडीडीए ने चिन्हित किए थे। और उसके बाद अगर एमडीडीए मसूरी, माफ कीजिएगा, नगर निगम मसूरी की बात करूं तो वहां पर भी करीब 9 या 11 के करीब ये चिन्हीकरण किया गया है। जो रिस्पना नदी है वो करीब 15 किलोमीटर लंबी है, करीब इसमें 23 बस्ती आती हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है प्रशासन की तरफ से आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। नगर निगम ने जो 89 जो चिन्हीकरण किया था उसको ध्वस्त कर दिया है। अब एमडीडीए की बारी थी, एमडीडीए ने आज से ये कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 3 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी, जिसमें जो ये सहजरा रोड के पास जितने भी रिस्पना जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हें आज हटाया जा रहा है। काट बंगला, जिस तरह से आपने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। एमडीडीए ने जो 414 जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे उन पर यह कार्रवाई हो रही है। आज पहला दिन था। तुषार, जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों की बाइट हमने सुनी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब हम कहां विस्थापित होंगे, हमारे लिए कोई भी किसी भी तरह के प्लान बी की यहां पर तैयारी नहीं है, हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाए। तो क्या किसी तरह का नोटिस इन लोगों को पहले दिया गया था? देखिए, एमडीडीए प्रशासन के तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने उनका कहना है, उन्होंने कहा भी है कि हमारे द्वारा 1 महीने पहले इन्हें नोटिस दिया गया था और यहाँ से सामान हटाने को कहा था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, जिसके कारण आज बलपूर्वक इन्हें हटाया गया है। साथ साथ इनके जो अतिक्रमण हुआ है, इन्होंने जो पक्के मकान बनाए हैं उसे भी हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 के बाद का ये चिन्हीकरण है, लेकिन कुछ लोगों के पास इसका पुराने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। उनके पास जो इलेक्शन जो कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो भी उनके पास था। आधार कार्ड वहाँ का बना हुआ है जो करीब 2015 या फिर 2011 का है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो चिन्हीकरण किया गया है वो पारदर्शिता तौर पे किया गया है, क्योंकि कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे कि जानबूझकर उनका घर तोड़ा जा रहा है। और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो भी, उनके नेता भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। कोशिश ये की जा रही थी कि इसे एक राजनीतिक तौर पर बनाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट का साफ तौर पर फैसला है कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। और इसी के तहत तुषार, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद ये कार्रवाई हुई, क्या इन लोगों को कहीं और बसाने की यहाँ पर प्रशासन के पास कोई योजना? फिलहाल सरकार की बात की जाए तो
जो सीएस राधा रतूड़ी है उन्होंने प्रशासन को बोला है कि इनके लिए जो माइग्रेट हुए हैं, जो माइग्रेशन से यहाँ पर आए हैं, उनके लिए विस्थापित करने के लिए कोई प्लान बनाया जाए। फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। मानसून यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो ऐसे जिन्हें बेघर आज किया गया है, यानी तो कहीं ना पहले कहीं उनकी कार्रवाई कर दी मुसीबत गई और बढ़ती अब नजर आ रही इसके है। बाद प्लान बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार को अब पहले से इनको बसाया गया कि उस वक्त इनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठी, इस वक्त उनके जो अधिकारी है उन्होंने इनको क्यों नहीं रोका, तो अधिकारी और साथ साथ जो विभाग है, एमडीडीए है, उनके अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरनी चाहिए। जब ये अतिक्रमण हो रहा था तो वह कहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं हटाया। जब ये लोग बस चुके हैं, जब इन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं, लाखों रुपए उस पर लगा लिए हैं, साथ साथ परिवार उनका रह रहा है, छोटे बच्चे वहां पर रह रहे हैं, जब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार को इसके जो आप जिस तरह से कह रहे हैं पूर्व इनका दोबारा से कहीं और शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो फिलहाल सरकार जो है वो प्लानिंग करने की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग आज बेघर हुए हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो लोग अब उन्हें बाहर रहने में मजबूर है और साथ साथ सरकार के पास फिलहाल उन्हें कहीं और ले जाने का प्लान नहीं है। जी बिल्कुल, यानी तुषार यहाँ पर प्रशासन के पास कुछ भी और प्लान जो है नजर नहीं आ रहा है। पहले एक्शन ले लिया गया, कई सारे लोगों के जो घर है, जो अवैध निर्माण है, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और अब ये लोग जो है बेघर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से आपने बताया आज पहला दिन था एमडीडीए के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, कितने और दिन इसमें लगेंगे और जो लोग हैं वो क्या यहाँ पर न्यायालय का रुख करने की बात कुछ सामने आ रही है, न्यायालय की शरण ली जाएगी? देखिए, पूरे अगर मकान चिन्हीकरण की बात की जाए, जिसमें नगर निगम देहरादून था, एमडीडीए था और साथ साथ नगर पालिका मसूरी थी, तो 524 अतिक्रमण के जो मकान थे ये चिन्हित किए गए थे, और जिसमें से अगर सबसे अधिक 414 एमडीडीए के थे, तो करीब 3 दिन तक ये कार्रवाई बताई जा रही है। और प्रशासन का साफ तौर पर रुख है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है, जो आदेश दिया है, उसको पूरी तरह से माना जाएगा और इसी के तहत जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। लोगों का गुस्सा वहां पर जरूर फूटा है। लोग अपनी जो कागजात है वो लेकर वहां पर पहुंचे थे कि हम इससे पहले रह रहे थे यहाँ पर, 2016 से पहले के डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे थे कि जिसमें वोटर्स कार्ड थे, साथ साथ जो आधार कार्ड वो वहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब राजनेता यहाँ पर आते हैं, जो विधायक है, जब वोट की जरूरत होती है तो वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उनको इसी तरह बसाने की कोशिश की जाती है और उनको पक्के मकान देने की बात भी की जाती है कि आपको कहीं से आपको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा, आपके मकान नहीं टूटेंगे। ऐसे वादे राजनेता द्वारा की दिए जाते हैं, उनका आरोप है। बिल्कुल तुषार, यहाँ पर सवाल कई सारे कि जिस तरह से इतने सारे लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, कहीं और बसाने की सरकार के पास, प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है और ऐसे में इनके घरों पर यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये कार्रवाई यहाँ पर एमडीडीए कर रहा है, लेकिन प्रशासन के पास क्या कुछ ऑल्टरनेटिव इसका है, इनको बसाने की क्या कुछ योजना है और अब इतने सारे लोग जिन्हें विस्थापित किया गया वो आगे क्या कुछ करते हैं, इस पर सभी की निगाहें। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में 25 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यह बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सहप्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने के दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में के दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने हैं।
तो क्योंकि लोकसभा सत्र है, उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अभय कैंथुरा का। अभय, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की निगाहें जो है आगामी चुनाव पर है, चाहे वो उपचुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में 25 जून को बड़ी बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ खास और विशेष? देखो, सबसे बड़ा विशेष यही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में आने वाला समय चुनावों का समय। अभी वर्तमान में उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां वो तेज यहाँ पर हो चुके हैं, चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, और इसके बाद निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो सभी राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो सभी सांसद हैं, 5 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, उनकी एक अहम बैठक दिल्ली में यहाँ पर होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पीएल संतोष ये बैठक यहाँ पर लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में जो पार्टी संगठन के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को लेकर बातचीत होगी। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जो निकाय चुनाव की जो अभी तक की जो रणनीतियां बनी है उससे किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ सकती है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। सरकार के लिए चिंता इस बात की है कि अगर उपचुनाव के रिजल्ट अनुकूल नहीं आते हैं तो फिर आने वाले दिनों में जो निकाय चुनाव होंगे उस निकाय चुनाव में कैसे फतेह पाई जा सकती है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। अभी जहां हमने देखा लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत की तीसरी बार हैट्रिक लगाई थी, और 5 उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें थी बीजेपी जीती थी, यानी काफी मजबूत स्थिति में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आगे के चुनाव में यह स्थिति बरकरार रहे, जो विजय रथ है उसको रोका ना जा सके, ऐसे में आगे किस तरह से रणनीति की प्लानिंग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस समय जो उपचुनाव को लेकर बातचीत कर रही है, उस उपचुनाव में कैसे बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड सुधार सकती है, क्योंकि मंगलौर सीट पर बीजेपी आज तक कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहां पर कैसे निकाय चुनाव के लिए भी इस जीत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर मंथन हुआ, क्योंकि हरिद्वार में ये कहा जा सकता है कि अगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है तो अभी से ही उसकी शुरुआत यहाँ पर करनी होगी, और मंगलौर सीट को जीतना जरूरी होगा, क्योंकि पहाड़ों पर यह समझा जा सकता है कि पहाड़ों पर ज्यादातर नगर पंचायत या फिर नगर पालिकाएं, जो हरिद्वार में आपके 2 नगर निगम आते हैं, हरिद्वार नगर निगम हो, आपका रुड़की नगर निगम हो गया, इसके अलावा एक और नगर निगम जो ऋषिकेश का नगर निगम, तो इसी जनपद में आता है। तो ऐसे में चुनाव में जीत मिल सके उसके लिए अभी से ही बीजेपी अपने संगठनात्मक रणनीति बनाने में जुट गई है। कोशिश यही है कि जीत के जश्न के साथ साथ आगामी चुनावों के लिए भी चुनाव की रणनीति यहाँ पर बनेगी, ताकि बीजेपी को विजय श्री हासिल हो सके। बिल्कुल, यानी लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई। अब सभी की निगाहें आगामी उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर। ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुट गई है। हालांकि अब है बीजेपी की रणनीति कितनी सफल साबित होती है और ये जो 25 को जो बैठक होने वाली है वो कितनी अहम क्या कुछ लेकर आती है, उस पर सभी की निगाहें। अभी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। 2 दिन तक बद्रीनाथ विधानसभा में प्रवास कर रहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता जुटे गए हैं और 26 जून के बाद स्टार प्रचारक भी इन दोनों सीटों पर प्रचार करने पहुंचेंगे, बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। वो 3 से 5 जुलाई तक बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभाएं करेंगे, जबकि बाकी स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लग चुका है। कुछ बातें बीच में निकल कर उनको हमने उनके समाधान की ओर आगे बढ़ाई है। हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लग गया और एक अच्छी टीम पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम करी, चाहे मंगलौर हो चाहे बद्रीनाथ विधानसभा हो, दोनों से हमारे कार्यकर्ता लगे और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाएगी अच्छे मौसम को। खबर मंगलौर से है, जहां उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में उतर आए हैं। जहां बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंगलौर उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में
उतरी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में मंगलौर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि उत्तराखंड की दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेगी। मंगलौर के उपचुनाव में पूरे उत्तराखंड की और देश की निगाहें हैं। इसी तरह उपचुनाव बद्रीनाथ में भी हो रहा है। अजीब सी कहानी है कि बद्रीनाथ में क्या कारण थे, क्या मजबूरी थी बद्रीनाथ में कि इन्होंने जो वहाँ के वर्तमान विधायक थे उनको त्यागपत्र देना पड़ा और फिर आज वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने हैं। मेरा सवाल है कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी, बताएं। और दूसरी बात, मंगलौर में बाई इलेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। सिद्धांत नीतियाँ कहाँ पर है, विचारधारा कहाँ पर है? आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ने यहाँ से किन्हें उम्मीदवार बनाया है, कौन है प्रत्याशी? खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं लगातार चुनाव की तैयारियों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी की शासन करने की नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि शासन चलाना तो कांग्रेस को ही है। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में 100 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और मंत्रिमंडल में भी आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से है। हालत खराब है। मैंने कहा ना 100 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि में, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है। इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है। और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 2 अधिकारी चला रहे हैं, पूरा तंत्र जो है 2 अधिकारियों के ऊपर है, विनय 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 विनय, और दूसरे वाले जो है वो दूसरे वाले हैं ही हैं। तो इस समय स्थितियाँ जो है बड़ी बिगड़ चल रही है। सुंदरम सुंदरम सुंदरम। खबर कोटद्वार से है, जहां सुखरो नदी से हो रहे भू कटाव से परेशान ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। स्थानीय विधायक ऋतुभूषण खंडूरी और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि ध्रुवपुर इलाके में सुखरो नदी से हर साल भू कटाव हो रहा है। गांव में खतरा बना हुआ है। ऐसे में बरसात आने से पहले सुरक्षा नहीं की गई तो हालात बेहाल हो जाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि लगातार शिकायत के बावजूद प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्रीय विधायक नदी कटाव से हमें बचाओ, हमें बचाओ। नदी कटाव से हमें बचाओ। कोटद्वार से खबर, जहां सुखरो नदी पर भू कटाव हो रहा है। भू कटाव से ग्रामीण जो है परेशान है। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ। नदी कटाव से हमें बचाओ। धरना दे रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी काम चाहिए। हमें पूरे हमारे ध्रुवपुरी नहीं, पूरे मतलब कम से कम 8-10 गांव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब इसका हम मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोटद्वार की बात नहीं है। पहले हमारा जो ध्रुवपुर वार्ड नंबर में कोई 19 में कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। क्या है, किसी ने कुछ नहीं करा, अभी भी कोई नहीं करेगा बेटा, मेरे को पता, ठीक है। हम 2 दिन के अंदर नदियाँ आ जाएगी, हम भोगने वाले हैं। 1 मिनट में रहते, कल पिछले साल भोग जाते हम सब लोग जितने उधर को है। हमारा अपना गांव से मतलब कोटद्वार से क्या लेना ना, हमने अपने गांव से मतलब है, ठीक है। इतने कर्मचारी हुए, किसी ने कुछ नहीं करे, ऐसे भी लोग रखे।
1.5 फुट के भी लोग रखे हैं, क्या कर रखा? अभी लालपुर वाले आएंगे, हम क्यों बोलेंगे लालपुर वालों को? खबर हल्द्वानी से है, जहां काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्यों को कराए जाने की मांग की है। इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पर काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। प्रतिकर से संबंधित मांगों के लिए एक बार हमें प्रतिकर के लिए हम इसका सर्वे करवाते हैं, और जितने भी लोगों का भूमि का कटान हो रखा है या फिर फलों की क्षति हो रखी है, वृक्षों की सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं। इस पर अनियमितता हो रही, नंबर 1 मांग ये है। नंबर दूसरी मांग, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूं। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूं, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे को तमाम दबाव आए कि आप धरना मत करो, आप ऐसा मत करो, हम ऐसा करा देंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ कहीं भी आवाज बुलंद करेंगे। जब तक इन सबको न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां अग्निशमन और आपात सेवा केंद्र को घरेलू सिलेंडर फटने की सूचना मिली। इस दौरान लीडिंग फायरमैन के नेतृत्व में फायर टीम ने घटनास्थल पर रेस्क्यू किया। गैस सिलेंडर के फटने से घर की दीवारें कालम बीम से हटी हुई थी। इस दौरान वहीं किचन में मौजूद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद टीम ने महिला को सकुशल रेस्क्यू किया। फायर टीम ने तुरंत मुख्य सड़क से 300 मीटर पैदल चलकर महिला को 112 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचवाया। वहीं उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ तैयार हो चुकी है। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने कहा कि एसडीआरएफ प्रदेश में ऐसी सभी संभावित जगहों पर अपनी टीम तैनात कर देगी जो आपदा के समय लोगों की मदद करेगा। एसडीआरएफ कमांडेंट ने कहा कि शासन के निर्देश पर इस बार जल पुलिस के साथ मिलकर कॉम्बाइंड रेस्क्यू अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही कमांडेंट ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग हो या फिर मैदानी जनपद, एसडीआरएफ हर विपदा की घड़ी से निपटने के लिए तैयार है। एसडीआरएफ की टीम स्कूल या गांव में भी स्थानीय लोगों को अपना आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। माल की रक्षा एसडीआरएफ के द्वारा पूरे वर्ष गांव में या स्कूल में लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहता है और उनसे हम समय समय पर मदद भी लेते रहते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो घटना स्थल के आसपास के लोग हैं, अगर वो तुरंत मदद करते हैं तो जिससे कि जान माल। खबर मसूरी से है, जहां पुलिस दरोगा द्वारा एक टैक्सी ड्राइवर के साथ की जा रही धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर एक टैक्सी नो पार्किंग पर खड़ी हुई थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। वहीं टैक्सी चालक को नो पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए कहा गया, जिस पर टैक्सी चालक ने विरोध कर दरोगा के साथ अभद्रता की। साथ ही टैक्सी चालक ने दरोगा की मोटर बाइक की चाबी छीनकर खाई में फेंक दी, जिसके चलते दरोगा ने अपना आपा खो दिया और इसी को लेकर दरोगा और टैक्सी चालक के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा अपर निरीक्षक योगेंद्र सिंह और टैक्सी चालक को कोतवाली पर लाया गया, जहां टैक्सी चालक ने अपनी गलती का एहसास किया है।
वहीं रुड़की की सीपीयू पुलिस की बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। सीपीयू पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठने वाले को भी बिना हेलमेट के देख चालान की कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। अभी पिछले वर्ष 2023 में 1100 के लगभग टू व्हीलर के रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 270 की जान बिना हेलमेट पहने चली गई है। तो सरकार का निर्देश है, उच्च अधिकारी को सीधे सीधे निर्देश है कि सभी को जो टू व्हीलर हैं हेलमेट पहनना अनिवार्य है और जान को बचाना है और नियमों का पालन करना है। इसमें 1000 रुपये जुर्माना है नहीं पहनने पर और 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंड है। तो सभी जनता उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि अपना वाहन चलाएं, टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के महेश्वरी गांव में एक ग्रामीण के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल बालवाली तिराहे पर स्कूटी पर सवार 2 युवकों ने एक ग्रामीण को रोका, फिर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उससे 3500 रुपए छीनकर फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।